खामोशियाँ, दिल छूने वाली कहानी। अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा था, सिवाय साहिल के जूतों की चरमराहट के। वो बार बार डिलीवरी रूम के बाहर लगी घड़ी की तरफ देखता, फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर हथेलियों पर जमी पसीने की नमी को पोंछता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद का मिश्रण लिए हुए। अंदर उसकी पत्नी सीमा जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। साहिल दरवाजे के पास आकर वो कान लगाता, कुछ सुनने की कोशिश करता, फिर वापस लौट जाता। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, बस सब ठीक हो जाए, बस सब ठीक हो जाए। साहिल जी, आप बैठ क्यों नहीं जाते? आधी रात से खड़े हैं, पाँव थक गए होंगे। पास खड़ी नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं दीदी, आप बैठा नहीं जाता, बस अब तो 12 घंटे हो गए। कब तक? साहिल ने अधूरा वाक्य हवा में छोड़ दिया। उसकी आंखों के नीचे थकान के काले घेरे उभर आए थे, पर चेहरे पर वही बेचैन पिता की आतुरता साफ झलक रही थी। वो एक बेटे का सपना संजोए बैठा था, अपने खानदान का चिराग जो उसका नाम रोशन करेगा, उसका बिजनेस आगे बढ़ाएगा। तभी दरवाज़ा खुला और एक नर्स ने बाहर आकर कहा, बधाई हो साहिल जी, आपके घर लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है। एक पल के लिए साहिल के चेहरे पर निराशा की एक लकीर दौड़ी। उसने सोचा था बेटा होगा, पर तुरंत ही पिता बनने की खुशी ने उसे ढक दिया। बेटी, मेरी बेटी, वो बुदबुदाया और अंदर भागा। सीमा थकी हारी पसीने से लथपथ बिस्तर पर लेटी थी। उसके बाल माथे पर चिपके हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी गोद में एक नन्ही सी जान करवट बदल रही थी। गुलाबी चोटियों भरी त्वचा, बंद आंखें और हल्की हल्की सांसें। साहिल ने झुककर बच्ची के माथे को चूमा। उसकी आंखें नम थी। मेरी गुड़िया बिल्कुल तेरी तरह सुंदर है सीमा, देख तो, नाक बिल्कुल तेरी तरह और होंठ एकदम गुलाबी पंखुड़ी जैसे। सीमा ने थकी हुई मुस्कान से उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ मुश्किल फुसफुसाहट जैसी थी। नाम सोचा है तुमने? हाँ, सोच तो रखा है, धरा, हमारी छोटी सी धरा, तेरी अंश, मेरा सब कुछ। अगले कुछ महीने स्वप्निल थे। घर गुड़िया के लिए लाए गए नए खिलौने, पालने और म्यूजिकल छुटछुटों से भर गया। साहिल दुकान से थका हारा लौटता, पर धरा को गोद में लेते ही उसकी सारी थकान गायब हो जाती। वो घंटों उसके पालने के पास बैठा रहता, तरह तरह की आवाज़ें निकालता, आ ई ऊ, ये देखने के लिए कि क्या बच्ची उसकी आवाज़ पर प्रतिक्रिया करती है। कभी कभी वो चुपके से उसके कान के पास जाकर ताली बजाता या झुनझुना हिलाता। कभी बच्ची मुस्कुरा देती तो कभी बस अपनी ही दुनिया में खोई रहती। लेकिन धीरे धीरे सीमा के मन में एक अजीब सी चुभन होने लगी, एक ऐसा डर जिसे वो खुद भी पहचान नहीं पा रही थी, जिसे वो शब्द देना भी नहीं चाहती थी। एक दिन सीमा रसोई में सब्जी काट रही थी। अचानक प्रेशर कुकर की सीटी जोर जोर से बजने लगी। सी सी सी, पूरा घर उसकी तीखी आवाज से गूंज उठा। सीमा खुद चौंक गई। हाथ से चाकू लगभग गिरते गिरते बचा, लेकिन जब उसने पालने में लेटी धरा की तरफ देखा तो उसका दिल एक बार को थक से रह गया। बच्ची बिना किसी हलचल के अपनी ही दुनिया में खोई छत पर लटके रंग बिरंगे मोबाइलों को एकटक देख रही थी। ना वो चौंकी, ना रोई, ना ही उसने पलटकर आवाज की दिशा में देखा। सीमा ने गैस बंद की, हाथ धोए पास जाकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से धरा के कान के पास उंगलियां चटकाई। चटक, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने थोड़ा जोर से ताली बजाई, थप थप। धरा ने पलटकर भी नहीं देखा। सीमा का गला सूखने लगा, सीने में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने खुद को समझाया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस बच्ची अपनी मस्ती में ही होगी, बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये सिलसिला जारी रहा। डोरबेल बजती, धरा नहीं चौंकती। कुत्ता भौंकता, धरा की नींद नहीं टूटती। तेज आंधी में खिड़की जोर से बंद होती, धरा की आंखें उस दिशा में उठती तक नहीं। हर बार सीमा अपने मन को समझाती और हर बार डर थोड़ा और बढ़ जाता। एक शाम साहिल दुकान से लौटा और जोर से बोला, अरे सुनो जी, मैं आ गया। देखो तो आज बाजार से धरा के लिए क्या लाया हूँ। एक नया रेटल, बजता है तो लाइट भी जलती है इसमें। दरवाजे की कुंडी खटकी, उसके जूते फर्श पर पटके गए। उसने जोर से अलमारी का दरवाजा खोला। इन सब आवाज़ों से बेखबर धरा अपने खिलौनों से खेलती रही। साहिल ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार से उसके कान के पास जाकर नया रेटल जोर से बजाया। खट 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 खट। बच्ची ने पलटकर भी नहीं देखा। साहिल ने फिर से बजाया।
इस बार और जोर से। कोई प्रतिक्रिया नहीं। सीमा, इधर आना जरा। साहिल की आवाज़ अचानक बदल गई। खुशी गायब, एक अजीब सी कर्कशता आ गई। ये बच्ची सुनती क्यों नहीं? मैंने कितनी जोर से बजाया, देखा तूने? एक बार भी नहीं पलटी। सीमा हाथ में चम्मच लिए धीमे कदमों से कमरे में आई। उसने आंखें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बच्ची है, अपनी ही मस्ती में होगी। तुम भी ना हर बात पर शक करने लगते हो। कल भी तो तुम्हारी गोद में हंस रही थी ना। हंसना और सुनना दो अलग चीजें हैं सीमा। साहिल ने रूखेपन से कहा, मेरी बात ठीक से सुन। ये बच्ची किसी भी आवाज़ पर रिएक्ट नहीं करती। तूने कभी गौर किया है? सीमा चुप रही। उसकी आंखें डबडबा गई, पर उसने जबरदस्ती खुद को संभाला। वो अंदर ही अंदर जानती थी कि साहिल सही कह रहा है, लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अगले दिन वो दोनों शहर के सबसे बड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे थे। क्लिनिक का वेटिंग रूम खचाखच भरा था। कोई बच्चा रो रहा था, कोई खिलौनों से खेल रहा था, कोई माँ की गोद में दूध पी रहा था। सीमा धरा को गोद में लिए कोने की बेंच पर बैठी थी। उसका पैर लगातार फड़क रहा था। साहिल बार बार उठकर रिसेप्शन पर जाता और पूछता, कितनी देर और लगेगी? अंततः उसका नंबर आया। डॉक्टर के कमरे में कई मशीन थी, स्क्रीन, तार, बटन। एक बड़ी सी मशीन ने धरा के कानों में हेडफोन लगाकर तरह तरह की फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें दी गई। डॉक्टर ने उसके कानों के अंदर छोटी सी लाइट डालकर देखा, फिर कुछ कंप्यूटर पर टाइप किया। सीमा धरा को गोद में लिए बेचैन निगाहों से डॉक्टर के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। साहिल एक कोने में खड़ा अपनी बाहें कसकर बांधी फर्श को घूर रहा था। कमरे में सिर्फ मशीनों की धीमी भिनभिनाहट और धरा की हल्की किलकारियां गूंज रही थी। अंततः डॉक्टर ने अपना चश्मा उतारा, रिपोर्ट्स मेज पर रखी और एक लंबी सांस छोड़ी। उनके चेहरे की गंभीरता ने सब कह दिया। उन्होंने अपनी कुर्सी आगे खींची और दोनों की तरफ देखा। मिस्टर साहिल, मिसेस सीमा, मैं इससे बेहतर तरीके से नहीं कह सकता। आपकी बेटी धरा प्रीलिंगुअल डेफनेंस से ग्रस्त है। इसका मतलब ये है कि वे जन्म से ही सुन नहीं सकती। उसके कान का अंदरूनी हिस्सा कोक्लिया पूरी तरह से काम नहीं करता, और क्योंकि वो सुन नहीं सकती इसलिए बोलना सीखने की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। बच्चे सुनकर ही बोलना सीखते हैं, सुनेगी नहीं तो बोलेगी भी नहीं। वो शब्द तेज धार वाले पत्थर की तरह थे, जो सीधे साहिल और सीमा के सीने पर जाकर लगे। कमरा घूमता हुआ सा लगा। सीमा की गोद से धरा को लगभग गिरते गिरते बचाते हुए वो स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहर चली, पर गला इतना सूख गया कि एक आवाज़ नहीं निकली। एक माँ जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसने प्रसव पीड़ा सही, उसके लिए सुनना कि उसकी बच्ची कभी उसकी आवाज़ नहीं सुन सक पाएगी, कभी उसे माँ नहीं कह पाएगी, ये मौत से कम नहीं था। साहिल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, नसें तन गई। उसने एक कदम आगे बढ़कर डॉक्टर की मेज पर हाथ पटका। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? आप गलत हैं। ये बिल्कुल सामान्य है। मेरी बेटी एकदम ठीक है। देखिए ना, कितनी प्यारी है, कैसे हंस रही है। ये तुम्हारी मशीनें खराब हैं, कोई और टेस्ट कीजिए, दोबारा कीजिए। साहिल, प्लीज़ शांत हो जाओ, डॉक्टर ने धीरज से कहा। मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन रिपोर्ट 100% कन्फर्म है। ये किसी की गलती नहीं है, ना आपकी ना सीमा जी की। ऐसा कई बार होता है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये दुनिया का अंत नहीं है। चुप रहिए, साहिल गुस्से से चिल्लाया। उसकी निगाहों में दर्द से ज़्यादा गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो मदद न मांग पाने की बेबसी से उपजा था। ये स्वीकार न कर पाने का गुस्सा था। उसने अचानक सीमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में दोषारोपण था। ये सब तेरी ही तो वजह से हुआ है। तूने ही प्रेगनेंसी में ठीक से ख्याल नहीं रखा होगा। कितनी बार कहा था कि डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाया कर, पर तुझे तो किसी की सुननी ही नहीं। सीमा ने ये शब्द सुने तो जैसे उसके सीने पर किसी ने छुरी से वार कर दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बच्ची को सीने से चिपकाया और जोर जोर से रोने लगी। उस दिन के बाद जैसे घर की रौनक लुप्त हो गई। वो पालना जिसके पास बैठकर साहिल घंटों गुजारता था, अब सूनी आंखों से उसे देखता था। साहिल का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो धरा को गोद में लेना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। शाम को ऑफिस से लौटता तो सीधे अपने कमरे में चला जाता, दरवाज़ा बंद कर लेता। हंसता खिलखिलाता वो इंसान जो अपनी बेटी के भविष्य के सपने बुना करता था,
अब एक खामोश चिड़चिड़े अजनबी में बदल गया था। सीमा खाना लेकर दरवाजे पर दस्तक देती तो वो अंदर से ही चिल्लाता, रख दो बाहर, मैं ले लूँगा। दूसरी तरफ सीमा टूट चुकी थी पर हारी नहीं थी। उसकी आंखों से हर रात आंसू बहते, सुबह तक तकिया भीग जाता, लेकिन जैसे ही धरा जागती वो अपने चेहरे पर मुस्कान चिपका लेती। उसने अपने आप से एक वादा किया था, इस बच्ची को कभी ये एहसास नहीं होने देगी कि वो दूसरों से अलग है। एक रात जब साहिल खाना खाने के बाद उठने लगा तो सीमा ने धरा को अपनी गोद में सुलाते हुए धीमे से कहा, सुनो जी, एक बात करनी है। क्या है? साहिल ने बिना मुड़े रूखेपन से जवाब दिया, मैं कल धरा को लेकर एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ। मैंने पता किया है, शिखा मैम है, वो बहरे और गूंगे बच्चों के लिए काम करती हैं, सांकेतिक भाषा सिखाती हैं। आती है तो क्या हुआ, हाथों से बात करेगी, लिखकर बताएगी। अगर बेटी बोल नहीं सकती तो मैं उसकी आवाज़ बनूंगी, सुनेगी नहीं तो मैं उसके कान बनूंगी। हमारी बेटी भी सबकी तरह जिएगी। साहिल अचानक मुड़ा। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा तमतमा गया था। बंद कर ये बकवास। क्यों अपना और मेरा सिर शर्म से झुकवाना चाहती है? समाज के सामने, रिश्तेदारों के सामने हमारी इज्जत का क्या होगा? इशारे से बात करना कोई बात करना है? ये एक विकलांग है सीमा, एक बोझ। इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, जो है वो है। ये सुनकर सीमा के अंदर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने पहली बार अपने पति को इस तरह जवाब दिया। वो खड़ी हो गई, उसकी आंखें आंसुओं से लाल थी, लेकिन आवाज में एक अदम्य दृढ़ता थी, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ माँ बनने से आती है। उसने साहिल की आंखों में आंखें डालकर बिना पलके झपकाए कहा, वो बोझ नहीं है साहिल, और सुनो, वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है, और तुम उसे ऐसे नहीं कह सकते। तुमने उसका हाथ पकड़ना छोड़ दिया है तो क्या हुआ? अब मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं इस बच्ची का हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैं इस बेजुबान की जुबान बनूंगी, इसके कान बनूंगी। तुम्हें शर्म आती है? कोई बात नहीं, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं, बस हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। और हाँ, एक दिन ये बच्ची तुम्हें गर्व कराने का मौका ज़रूर देगी, याद रखना। साहिल ने जवाब नहीं दिया। वो बस कुछ पल खड़ा रहा, फिर दरवाज़ा पटक कर अपने कमरे में चला गया। पर सीमा के शब्द घर की दीवारों में गूंजते रहे। अगले दिन से सीमा ने वो कर दिखाया जो उसने कहा था। अगले 12 साल उसने अपनी बेटी को समर्पित कर दिए, अपना हर सपना, हर इच्छा, हर सुख चैन, सब कुछ त्याग कर। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। वो शिखा मैम के पास हफ्ते में 3 दिन जाती। वहाँ दूसरे बच्चों को देखकर सीमा को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है, पर इससे दर्द कम नहीं हुआ। शिखा मैम ने पहले ही दिन समझाया, देखिए सीमा जी, सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। आपको हर दिन, हर घंटे, हर पल उसके साथ काम करना होगा। आप ही उसकी पहली टीचर हैं। अगर आपने हार मान ली तो बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। घर के एक कोने में सीमा ने क्लासरूम बना लिया। दीवारों पर उसने बड़े बड़े अक्षर, जानवरों की तस्वीरें और रंग बिरंगे चार्ट लगा दिए। उसने खुद सांकेतिक भाषा सीखनी शुरू की। हर शब्द के लिए हाथों की एक अलग मुद्रा, हर भाव के लिए चेहरे का एक अलग हाव। वो रात रात भर बैठकर किताबें पढ़ती, वीडियो देखती, नोट्स बनाती। अगर उसे कुछ समझ नहीं आता तो शिखा मैम को फ़ोन लगाकर पूछती। सिखाने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ। पहला शब्द था माँ। देखो बेटा, ये हाथ की मुद्रा है, माँ। सीमा ने अपने खुले हाथ की सारी उंगलियों को सीधा करते हुए अंगूठे को ठुड्डी से छुआया, फिर अपने होठों को साफ साफ माँ बोलने की शक्ल देते हुए दोहराया, माँ माँ माँ। उसने धरा का नन्हा हाथ पकड़कर वही मुद्रा बनाने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां सही से नहीं मुड़ पा रही थी। नहीं गुड़िया, ऐसे नहीं, ऐसे देखो, अंगूठा ये वाला, ठुड्डी पर। सीमा ने धीरज के साथ कहा और फिर से करके सिखाया। धरा ने उत्सुकता से माँ के होठों और हाथों को देखा, फिर अपनी उंगलियों से कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हाथ सही मुद्रा में नहीं आया। वो छल्लाकर अपना हाथ नीचे पटक देती और रोने लगती। कोई बात नहीं मेरी जान, हम फिर से कोशिश करेंगे। सीमा ने उसे गोद में खींच लिया, उसकी नन्ही उंगलियों को चूमा, उसके आंसू पोंछे और फिर से प्यार से मुस्कुराकर कहा, देख ऐसे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार, हर बार वही धीरज, वही प्यार, वही उम्मीद। अगला शब्द था पानी। देखो बेटा, ये हाथ की मुद्रा है, पानी। सीमा ने अपनी उंगलियों को एक विशेष आकार में मोड़ा और बार बार अपने होठों को पानी बोलने की शक्ल देते हुए दोहराया।
उसने धरा के गले पर अपनी उंगलियां रखी ताकि वो पा और नाक की ध्वनि का कंपन महसूस कर सके। देख यहाँ, पा बोलते वक्त होंठ कैसे जुड़ते हैं और नी बोलते वक्त जीभ कहाँ जाती है। भूख, खाना, खिलौना, सोना, उठना, आना जाना, हर एक शब्द के लिए हफ्तों का अभ्यास। सीमा ने एक डायरी बना ली थी जिसमें वो हर दिन की प्रगति लिखती। आज धरा ने पानी का संकेत बिना मदद के बनाया, या आज 3 बार भूख के संकेत पर सही प्रतिक्रिया दी। साहिल इन सबसे दूर अपनी दुनिया में खोया रहा। कभी कभी वो कमरे के दरवाजे की दरार से ये सब देखता। सीमा घुटनों के बल बैठी, धरा के हाथ पकड़े, बार बार एक ही चीज दोहरा रही है, और धरा अपनी माँ के चेहरे को एकटक देख रही है। वो दृश्य उसे बेचैन कर देता। उसका मन विचित्र भावनाओं से भर जाता। कभी गुस्सा आता, कभी अपराध बोध होता, कभी कुछ और, लेकिन वो तुरंत पीछे हट जाता। उसे अपनी बेटी की खामोश दुनिया से डर लगता था। उसे डर था कि अगर वो करीब गया तो उसका दिल पसीज जाएगा और फिर उसे स्वीकार करना होगा कि वो गलत था। धीरे धीरे धरा ने सांकेतिक भाषा सीख ली। 5 साल की उम्र तक वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें बता देती थी। 7 साल की उम्र तक वो पूरे वाक्यों में हाथों से बातें करने लगी थी, और 10 साल की उम्र तक वो लोगों के होंठ पढ़कर उनकी बातचीत का 80% हिस्सा समझ जाती थी। लेकिन स्कूल का अनुभव बेहद कड़वा था। सीमा ने उसका दाखिला एक सामान्य स्कूल में करवाया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को कभी अलग महसूस हो। पहले कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई। क्लास के बच्चे जब देखते कि धरा हो उनकी बातों पर कोई जवाब नहीं देती, बस होंठ देखती रहती और जवाब में हाथों से इशारे करती, तो वो हंसने लगते। देखो देखो, ये गूंगी है, बोल नहीं सकती, हाथ हिला हिला कर बात करती है। एक लड़का चिल्लाया और सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। धरा को आवाज़ तो सुनाई नहीं थी, लेकिन उसने उनके होंठ पढ़ लिए, गूंगी। उसने उनकी हंसी देखी। उस दिन वो चुपचाप सिर झुकाए घर लौटी। सीमा ने देखते ही पूछा, क्या हुआ मेरी गुड़िया? धरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी कॉपी पर लिख दिया, मुझे स्कूल नहीं जाना। फिर अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। सीमा का दिल चीर कर रख दिया उस रोने ने। उस रात वो धरा को सुलाकर खुद घंटों रोती रही, लेकिन अगली सुबह उठी तो चेहरे पर वही हिम्मत थी। सुन मेरी शेरनी, उसने धरा को गोद में बिठाकर कहा और हाथों से इशारा करते हुए होंठ हिलाकर समझाया, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ समझदार, कुछ ना समझ। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते वो ना समझ है। वो नहीं जानते कि तुम कितनी खास हो। तुम सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी आंखें इतनी तेज हैं कि लोगों के होंठ पढ़ लेती हो। तुम्हारे हाथ इतने खूबसूरती से बात कर लेते हैं जितना वो बच्चे कभी नहीं कर पाएंगे। तुम कमज़ोर नहीं हो बेटा, तुम अलग हो, और अलग होना कोई बुरी बात नहीं। धरा ने माँ की आंखों में देखा, वो आंखें जो प्यार, दर्द और अटूट विश्वास से भरी थी। उसने सिर हिलाया और माँ को जोर से गले लगा लिया। अगले दिन से वो स्कूल जाने लगी। जब बच्चे उसका मजाक उड़ाते तो वो उनकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा देती, एक ऐसी मुस्कान जो उसने अपनी माँ से सीखी थी। 12 साल बीत गए। धरा अब एक सुंदर समझदार लड़की बन गई थी। उसके लंबे बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर एक स्थायी आत्मविश्वास था। वो सांकेतिक भाषा में बहुत तेजी से बातें कर लेती और लोगों के होठ पढ़कर सब समझ जाती थी। पढ़ाई में वो अपनी क्लास में अव्वल थी, पर एक कमी हमेशा खलती थी, अपनी माँ की आवाज़ ना सुन पाने की टीस। कभी कभी वो रात में सीमा को सोते हुए देखती। उसके चेहरे पर उम्र से पहले आई झुर्रियाँ, आंखों के नीचे काले घेरे, बालों में जमी सफ़ेदी, और सोचती, माँ की आवाज़ कैसी होगी? क्या इतनी ही मीठी होगी जितना उनका प्यार है? तभी एक दिन शिखा मैम ने सीमा को एक अत्याधुनिक कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बारे में बताया। ये एक जटिल और महंगी सर्जरी है सीमा जी, लगभग 8 लाख रुपए खर्च आएगा, लेकिन इससे धरा के सुनने की संभावना बन सकती है। 12 साल की उम्र तक दिमाग में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो अभी खत्म नहीं हुई है। हमें जल्दी करनी होगी। सीमा के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन 8 लाख रुपए, ये उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा थे। साहिल की छोटी सी दुकान थी, घर का खर्च मुश्किल से चलता था, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने अपने सारे गहने बेच दिए, माँ की दी हुई सोने की चूड़ियाँ, शादी का मंगलसूत्र, नथ, सब कुछ। जब गहनों से पूरी रकम भी नहीं जुटी तो उसने अपनी बचत निकाली। फिर भी कमी थी तो उसने अपने भाई से पैसे मांगे।
पर भाई की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। सीमा ने साहिल से कहा कि कुछ पैसों का इंतजाम करो। साहिल पहले तो चुप रहा, उसके चेहरे पर कुछ तार चढ़ाव आया, फिर वो बिना कुछ बोले उठकर चला गया। लेकिन उस रात सीमा को अपने तकिए के नीचे एक लिफाफा मिला। उसमें 1.5 लाख रुपए थे। पैसे नए नहीं थे, मुड़े तुड़े नोट थे, जैसे लंबे समय से जोड़े गए हों। सीमा की आंखें भर आईं। वो जानती थी ये साहिल का अपराध बोध है, उसकी माफ़ी है, उसकी चुप्पी में लिपटी एक उम्मीद है। ऑपरेशन के दिन आ गया। सीमा और साहिल ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। दोनों चुप थे, लेकिन दोनों के दिल एक ही धड़कन से धड़क रहे थे। घंटों की प्रतीक्षा के बाद डॉक्टर बाहर आए, मास्क हटाया और मुस्कुराते हुए बोले, सर्जरी सफल रही, इम्प्लांट फिट हो गया। अब इसे एक्टिवेट होने में 3-4 हफ्ते लगेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कितना कारगर रहता है। लेकिन फिलहाल सब कुछ उम्मीद से बेहतर है। सीमा ने सुना तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। वो वहीं बेंच पर बैठ गई और हाथ जोड़कर ऊपर देखने लगी। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। साहिल ने पहली बार सीमा का हाथ थामा। उसका स्पर्श कांप रहा था, आंखें नम थी। वो हफ्ते सीमा के जीवन के सबसे लंबे हफ्ते थे। हर दिन वो धरा के पास बैठी कल्पनाएं करती। क्या सच में उसकी बेटी सुन पाएगी? क्या उसकी आवाज़ सुनकर पहचान पाएगी? क्या कभी माँ शब्द उसके होठों से निकलेगा? ये ख्याल ही उसे रुला देते। और फिर वो दिन आया, इम्प्लांट एक्टिवेट का दिन। डॉक्टर के क्लिनिक का वो कमरा आधुनिक उपकरणों से भरा था। स्क्रीन, तार, ब्लिंक करती लाइट्स। धरा एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके कान के पीछे लगे डिवाइस को एक कंप्यूटर से जोड़ा गया। सीमा उसके ठीक सामने घुटनों के बल बैठी थी, ताकि उसकी आंखें धरा की आंखों के बराबर रहें। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साहिल एक कोने में दीवार से सटा खड़ा था। उसकी बाहें छाती पर कसकर बंधी थी और चेहरे पर भाव और उम्मीद के भाव लड़ रहे थे। डॉक्टर ने कंप्यूटर पर कुछ सेटिंग की। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थीं। कमरे में तनाव इतना गहरा था कि चाकू से काटा जा सकता था। ठीक है धरा, डॉक्टर ने धीरे से कहा और हाथ के इशारे से भी समझाया। मैं अब इसे ऑन कर रहा हूँ। शुरुआत में तुम्हें कुछ अजीब सी अनुभूति होगी, शायद आवाज़ें अजीब लगे। डरना नहीं, ठीक है? धरा ने अपनी माँ की तरफ देखा। सीमा ने उसे प्यार से देखकर इशारा किया। अब ठीक होगा मेरी जान। एक स्विच दबा। शुरू में धरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो बस बैठी रही। उसकी आंखें माँ पर टिकी थी। फिर अचानक उसका पूरा शरीर जैसे बिजली का करंट लगने से झटक गया। उसकी आंखें फैल गईं, भौहें सिकुड़ गईं, मुंह खुला का खुला रह गया और उसने घबराकर अपने कान के पास हाथ ले जाकर डिवाइस को पकड़ लिया। 12 साल की खामोश सुनसान के बाद दुनिया की पहली आवाज़, शायद मशीन की हल्की सी फिनमिनाहट, पंखे की घड़घड़, डॉक्टर की कलम के मेज पर लुढ़कने की आवाज़ उसके दिमाग में किसी तूफान की तरह पहुंची। ये सब उसके लिए नई, अनजानी, अजीब और डरावनी संवेदनाएं थीं। वो सहम गई। उसकी आंखें डर से भर गईं और उसने माँ की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, ये क्या हो रहा है माँ? मुझे डर लग रहा है। सीमा ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया, कोमलता से, जैसे कोई फूल पकड़ा हो। उसने अपना चेहरा धरा के बिल्कुल करीब ले जाकर अपने होठों को साफ साफ घुमाते हुए बिना आवाज़ निकाले सिर्फ हवा में एक शब्द बनाया, माँ। ये वही संकेत और होठों की हरकत थी जो उसने 12 सालों में लाखों बार करके दिखाई थी। वही होठ, वही चेहरा, वही प्यार। फिर धीरे से उसने अपनी जानी पहचानी स्नेह से भीगी 12 सालों से धरा के लिए अनसुनी आवाज़ में पहली बार कहा, धरा, माँ बोलो बेटा, माँ। धरा की आंखें पहले तो भ्रमित हुई। उसने अपने कान में गूंजती इस अनजानी अजीब सी तरंग को महसूस किया। एक कंपन, एक गूंज, एक ऐसा एहसास जो उसने कभी अनुभव नहीं किया था। फिर उसकी निगाह माँ के कांपते होठों पर गई। वो होठ जिनसे वो 12 साल से प्यार करती पढ़ती आई थी। और अचानक वो विस्फोटक पल आया जब वो तरंग एक अर्थ में बदली। ये सिर्फ एक कंपन नहीं था, ये माँ की आवाज़ थी। ये वही प्यार था जिसे वो सिर्फ देख और छू सकती थी। आज वो उसे सुन भी रही थी। उसने अपनी माँ की आवाज़ पहचान ली, बिना कभी सुने हुए भी उसने पहचान ली। 12 साल का सारा संघर्ष, सारा इंतज़ार, सीमा की सारी तपस्या, वो रातें जब वो धरा के सो जाने के बाद रोती थी, वो दिन जब वो बार बार एक ही शब्द दोहराती थी,
वो शामें जब वो धरा की उंगलियां पकड़कर संकेत सिखाती थी। सब कुछ एक क्षण में सिमट आया। धरा के गालों पर आंसू की झरझर बहती धारा बह निकली। उसकी ठुड्डी कांप रही थी, उसका गला भराया वो सुखाने लगी। उसने अपने पूरे जीवन के बल को समेटकर अपनी आवाज की पोटलियों पर जोर डाला, जो आज तक खामोश थी, जिन्होंने कभी कोई ध्वनि नहीं निकाली। उसके होंठ कांपे, जबड़ा हिला, गले की नसें तन गई और एक अनपढ़, भारी और बेहद कठिन प्रयास के बाद उसके मुंह से पहला शब्द फूट पड़ा, माँ, माँ, मम्मा। वो आवाज़ दुनिया की सबसे सुरीली आवाज़ थी, एक स्वर जो नर्क से स्वर्ग तक का सफ़र तय कराया था। सीमा एक तीव्र सिसकी के साथ आगे बढ़ी और अपनी बेटी को कसकर जकड़ लिया। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर बिलक बिलक कर रो रही थी। ये विजय का रुदन था, बरसों की तपस्या की सफलता का उद्गार था। सीमा बार बार कह रही थी, मेरी बच्ची, मेरी शेरनी, तूने बोल दिया, तूने मुझे आवाज दे दी। कमरे के कोने में खड़ा साहिल ये दृश्य देख रहा था। अभी तक वो एक दर्शक था, एक बाहरी, जिसने 12 साल अपनी बेटी से दूरी बनाकर रखी, जिसने उसे बोझ कहा। लेकिन जैसे ही धरा के मुंह से माँ शब्द निकला, वैसे ही उसके भीतर कहीं एक बांध टूट गया। वो शब्द उसके कानों से होता हुआ सीधे उसके दिल में उतर गया। 12 सालों का अपराध बोध, अपनी बेटी से नजरें चुराने की कायरता, अपनी पत्नी के त्याग की गाथा। वो रात जब उसने सीमा से कहा था, ये तेरी वजह से हुआ है, ये सब एक साथ उसके सीने में उमड़ पड़ा। उसके कठोर चेहरे की दीवार ढह गई। पहले उसकी आंखें झलकी, फिर आंसुओं की धार बह निकली और फिर वो फफक पड़ा। एक बड़े ताकतवर आदमी का रुदन, जो सालों से दबा हुआ था, एक जानवर की तरह कराहती हुई सिसकी कमरे में गूंजी। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और अपनी बेटी और पत्नी के पास फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके कपड़े गीले हो गए, घुटनों में चोट लगी, पर उसे कुछ होश नहीं था। उसने अपनी रुआसी, पछतावे से भरी आवाज में कहा, माफ कर दे मुझे, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे सीमा। मैं तुम दोनों के लायक नहीं हूँ। तूने मुझे बेटी दी सीमा, और मैंने उसे बोझ कह दिया। मैंने तेरा साथ नहीं दिया, तुझे अकेला छोड़ दिया। तुझे दूसरों के घरों में काम करना पड़ा और मैं बस देखता रहा। तुझे अपनी औलाद कहने का हकदार मैं नहीं बेटी। तू तो फरिश्ता है और मैं शैतान। उसने अपनी बाहें फैलाकर उन दोनों को एक साथ समेट लिया, अपने आंसुओं से उनके पांव धोते हुए। उनकी दाढ़ी भीग गई थी, आंखें सूज गई थी और चेहरे पर सालों का जमा मेल बह रहा था। सीमा ने सिसकते हुए अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। उसकी उंगलियां उसके बालों में फंस गई। बस अब चुप हो जाओ, जो हुआ सो हुआ। आज हम पूरे हैं, तीनों एक साथ। धरा ने, जो अब तक सिर्फ होंठ पढ़कर दुनिया समझी थी, पहली बार अपने पिता के रुदन की कच्ची टूटी फूटी आवाज़ सुनी। ये आवाज़ उसे अजीब लगी, कर्कश, दर्द से भरी, पछतावे में डूबी। लेकिन उसने समझ लिया। उसने अपने आंसुओं से भरे चेहरे से देखा उसका पापा, जो हमेशा दूर और सख्त रहता था, जो कभी उसे गोद में नहीं लेता था। उसकी आंखें हमेशा उससे बसती थीं, आज उसके पैरों में रो रहा है। उसने अपनी नन्ही उंगलियां उठाई, अपने पापा के गीले खुरदुरे गालों को छुआ, गाल जो आंसुओं से भीगे हुए थे, जिन पर दाढ़ी के कांटे चुभ रहे थे। उसने उन्हें महसूस किया बहुत देर तक। फिर उसने जोर लगाकर अपनी पूरी शक्ति से एक और शब्द, जो उसने कभी नहीं बोला था, गढ़ने की कोशिश की। उसने माँ के होंठ देखे, जो धीरे धीरे पापा बोल रहे थे, और फिर उसके अपने होंठ हिले, पा पा पापा। साहिल ने यह सुना तो एक बार फिर से टूट कर बिखर गया, पर इस बार वे बिखर कर उसे एक नए इंसान की तरह जोड़ रहा था। उसने धरा को अपनी बाहों में भर लिया, पहली बार सच्चे दिल से, बिना किसी झिझक के। उसकी बाहें कांप रही थी, पर पकड़ मजबूत थी। उसने अपने सीने से लगाकर कहा, मेरी बच्ची, मेरी शेरनी, तूने मुझे इंसान बना दिया। तूने अपनी आवाज़ से मेरे बहरेपन को तोड़ दिया। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा बेटा, कभी नहीं। उस दिन उस छोटे से क्लिनिक के कमरे में सिर्फ धरा की सुनने की क्षमता नहीं लौटी थी, साहिल ने भी जीवन में पहली बार प्रेम की वो आवाज़ सुनी थी, जो उसके अपने बहरेपन को चीर कर उसकी आत्मा तक पहुंच गई थी। 12 साल की खामोशी के बाद सिर्फ एक आवाज़ ने सब कुछ बदल दिया। वो एक आवाज़ माँ थी और वो एक आवाज़ पापा थी, और उन दोनों आवाज़ों ने मिलकर एक टूटे हुए परिवार को पूरा कर दिया। घर लौटते समय कार में पीछे बैठी धरा ने आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे अपने पापा के कंधे पर हाथ रखा। साहिल ने
रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी बेटी मुस्कुरा रही थी, आंखें अभी भी गीली थी और उसके होंठ हिल रहे थे। पापा। साहिल ने अपनी आंखें पोंछी और गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।